बात कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल था इस देश में। हम नॉर्मली तक्षशिला नालंदा के बारे में जानते हैं। हमारे देश में से 126 विश्वविद्यालय थे जो डिस्ट्रॉय हो गए अलग अलग समय पे। और हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो सब चीज़ों को सम्मिलित करके चलती थी। आचार्य चाणक्य की आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप ये उठा के पढ़ना शुरू करेंगे कि वो अर्थ की पुस्तक है। अब जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो किसी राजा के लिए, राज्य चलाने के लिए है। और फिर आपको उसमें और भी अलग अलग चीजें मिलेंगी, क्योंकि शिक्षा अलग अलग हो ही नहीं सकती है। ये एक डिवीजन है जिसका एक आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा उसे कहा जाएगा साइंस, विज्ञान का विद्यार्थी है। और जो बच्चा पेंटिंग करता है उसे कहा जाएगा कि वो आर्ट्स का विद्यार्थी है। बट एक्चुअली जो बच्चा पेंटिंग करता है वो अलग अलग कलर्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके तीसरा कलर, चौथा कलर प्रोड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली अप्लाइड केमिस्ट्री तो जो पेंटिंग कर रहा है वो यूज कर रहा है। जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो क्या अप्लाइड केमिस्ट्री यूज करता है कभी भी? अगर आप उस फील्ड में नहीं गए तो कहाँ कर पाते हैं। और इसका अलग अलग तरीके से हमारे जीवन पे भी असर पड़ता है। हमने इंजीनियरिंग से आर्ट हटा दी तो उसका असर जब भी आपकी कार एक बम्पर पे घिसट जाती है तो याद कीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड क्लियरिंग कितनी है वो स्टैंडर्ड है, पब्लिक डोमेन में है, फिर भी हमारे बम्पर की हाइट अनइवन होती है क्योंकि हमने सिविल इंजीनियर्स को आर्ट पढ़ाया है। इसलिए जरूरी है कि इन शिक्षाओं का अलग अलग विषयों का थोड़ा सा मेल मिलाप हो, लोगों को उसकी समझ हो। और ऐसे आप कहीं भी जाएंगे आपको देख के समझ में आएगा। बाथरूम की फिटिंग्स होगी, सबसे महंगी चीजें लगा दी जाएंगी, बट उसका सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होगा क्योंकि हमने आर्ट हटा दिया है। तो इन चीजों का मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। और ये हमारी नई शिक्षा पद्धति में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बड़े अच्छे तरीके से इनग्रेन्ड है। हम उसको कितना समझ पाते हैं, कितना आत्मसात कर पाते हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो हमारी अक्लमंदी पे है। और इसके अलावा भारतीय शिक्षा जो है या इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसकी बात करते हैं वो सिर्फ स्क्रिप्चर्स में नहीं है, वो लोक विद्या में भी निहित है। और जब तक हम दोनों को सम्मिलित करके नहीं चलेंगे हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और इसको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। हम सब ने एक कहानी सुनी होगी, राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा के साथ कर दी। मैं पूछता हूँ बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ कैसा साउंड करता है ये? आप लोगों को भी कैसा साउंड कर रहा है? खास करके लड़कियों को, महिलाओं को। रिग्रेसिव, पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल, ये शब्द आएंगे। बट अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाई एंड साइंस है, हाई एंड एस्ट्रोनॉमी है। सूरज रोज एक ही जगह से उदय होता है, चंद्रमा रोज शाम को एक अलग जगह से उदय होता है। अगर आपने देखा होगा या ध्यान दिया होगा तो जब हमारे पूर्वज ने देखा तो एक महीने में हमारा कैलेंडर जो है सोलर लूनर दोनों बेस्ड है। जो मंथ का डिवीजन है वो ल्यूनर यानी कि चंद्रमा के मूवमेंट पे है। और चंद्रमा अलग अलग जगह से 27 दिन निकलता है। तो हर किस जगह पे निकलेगा उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके पीछे का जो सबसे चमकीला तारा था जिसको हम नक्षत्र कहेंगे उससे आइडेंटिफाई किया। ऐसे 27 नक्षत्र के बैकग्राउंड में चंद्रमा 27 दिन निकलता है। फिर आगे कहानी जाती है कि चंद्रमा को एक पत्नी से ज्यादा प्यार था तो उसके साथ वो महीने में 3 दिन बिताता था। राजा दक्ष को बहुत नाराजगी हुई तो उन्होंने चंद्रमा को पनिशमेंट दिया, इसलिए अमावस्या पूर्णिमा होती है। हकीकत यह है कि चंद्रमा 27 दिन तो अलग अलग जगह निकलता है, लेकिन एक नक्षत्र के बैकग्राउंड में वो महीने में 3 बार उदय होता है उसका। अब इस चीज को हम सबको समझाने जाए हाई एंड एस्ट्रोनॉमी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन हम उसको इस कहानी में डाल दें तो हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आज भी जीवित है। और अगर हमारे पास आज ज्ञान है उस बात का तो हम समझ सकते हैं इस हाई एंड एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को। अंग्रेजी में इसको ऑकल्टेशन कहते हैं। काफी डीप है, बट समय की मर्यादा को रखते हुए मैं यहाँ रुकूंगा और आग्रह करूंगा जितने भी रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, आप हमारे ग्रंथों को पढ़ें लेकिन उसके साथ लोक विद्या को भी पढ़ें। नहीं तो आप इसी तरह की चीजों में घूमते रहेंगे कि रिग्रेसिव है, पैट्रियार्की है, ब्राह्मणिक है। धन्यवाद।